नमस्कार बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेस्ट मास्टरी में। तो सबसे पहले आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी मेरे इस YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं। और क्लास 10th का हम लोगों ने इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 को प्रारंभ किया था, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास, विकास का इतिहास, अर्थव्यवस्था तथा इसके विकास का इतिहास। तो उसमें हमने कुछ टॉपिकों को पढ़ा था, जैसे कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, थोड़ा सा जल्दी से आप माइंड में याद कीजिए। और आपको हम अभी रिवाइज कराते हैं, कम से कम 5 मिनट के अंदर में सबको रिवाइज कराते हैं कि पिछले वीडियो में यानी फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जैसे कि अर्थव्यवस्था पढ़ा था, अर्थव्यवस्था का परिभाषा। तो अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या है? तो अर्थव्यवस्था का परिभाषा होता है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उसमें हमने एक शब्द आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं उसको देखा था कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। अब आपको आय किस माध्यम से मिलता है? जैसे कृषि से, किसी को पढ़ाते हैं टीचिंग करने से, कोई बिजनेस से, व्यापार से, बैंक से, परिवहन से इत्यादि। इन सभी चीज़ों से हमको क्या मिलता है? आय मिलता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रोफेसर के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा देखा था, जैसे अर्थलेविस के अनुसार परिभाषा देखा था। अर्थलेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा, तो अर्थलेविस ने बताया था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसको हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो पिछले वीडियो को यानी फर्स्ट क्लास को आप देख कर और आप उस समस्या को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमने ब्राउन के अनुसार परिभाषा बताया था कि ब्राउन ने क्या परिभाषा दिया। उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, जिसे हमने ऑब्जेक्टिव के रूप में भी इसको सोल्व किया था। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है, तो क्या लिख सकते हैं आप? प्रणाली है। उसके बाद हम लोगों ने अर्थव्यवस्था का संरचना, तो इसको हमने डिफाइन किया, यानी इसको हमने बताया। तो एक व्यक्ति ने हमको मैसेज करके बताया कि एक बच्चे ने हमको मैसेज करके बताया कि सर इसको थोड़ा फिर से समझा दीजिए। तो आइए इसको फिर से समझाते हुए अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कि हम लोगों ने अर्थव्यवस्था का संरचना देखा था। तो अर्थव्यवस्था का संरचना, इस शब्दों में आपको सबसे अधिक दिक्कत क्या होती होगी कि संरचना का अर्थ क्या होता है। संरचना का अर्थ क्या होता है, तो इसमें हम बता दें कि संरचना का अर्थ है बनावट। संरचना का अर्थ बनावट होता है। जैसे कि हम लोग कभी कभी अपने घर पर एक शरबत बनाते हैं। जैसे कि हम लोग घर पर एक शरबत बनाते हैं, जैसे कि आपने गिलास लिया और इसमें शरबत बनाए। इसमें आप लोगों ने 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम चीनी, आप 100 ग्राम मान लीजिए 200 ग्राम वाटर, ठीक, और 5 ग्राम या 10 ग्राम आप नमक मिलाएं। और इन तीनों चीजों से मिलकर आपको क्या प्राप्त हो रहा है? एक शरबत। क्या प्राप्त हो रहा है? शरबत।
यानी तीनों चीज को आप घोल रहे हैं तो शरबत मिल रहा है। तो अब हम पूछेंगे इसमें कि बच्चे शरबत का बनावट कैसे हुआ है। इसमें प्रश्न होगा क्या कि शरबत का बनावट कैसे हुआ है, तो आप आंसर देंगे कि सर इसमें शुगर, वाटर यानी चीनी, पानी तथा नमक का हमने घोल बनाया जिससे शरबत बना। ठीक उसी प्रकार आप अर्थव्यवस्था को, इस संरचना को समझिए। अर्थव्यवस्था का संरचना ठीक उसी प्रकार समझिए कि अर्थव्यवस्था किन चीजों से मिलकर बनती है, वो कौन सी ऐसी माध्यम है, कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे अर्थव्यवस्था बनती है, अर्थव्यवस्था का संरचना बनावट होता है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे शरबत हमने बनाया, उसी प्रकार हम लोग अर्थव्यवस्था का संरचना, अर्थव्यवस्था का बनावट को देखेंगे। तो देखिए, हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था का बनावट जब आप हायर एजुकेशन जाएंगे तो उसमें 5 टाइप बताया जाएगा कि अर्थव्यवस्था का बनावट 5 माध्यम से हुआ है, लेकिन क्लास 10th में मात्र तीन ही बनावट पर चर्चा किया गया है। वो कौन कौन सी है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या कि प्राथमिक क्षेत्र, दो में हो गया द्वितीयक, क्षेत्र, और 3 में क्या हो गया तृतीयक क्षेत्र। इसमें आपको जैसे अर्थव्यवस्था का बनावट आपको कुछ याद ही नहीं करना है। जैसे अर्थव्यवस्था का बनावट आपको कोई पूछ सकता है तो आप बचपन में या अभी आप क्लास 10th में पढ़ते होंगे संस्कृत के कक्षा में कि प्रथम माने 1 होता है, द्वितीय माने 2 होता है, तृतीय माने 3 होता है। उसी प्रकार तो ये है, समझिए। तो देखिए, प्राथमिक का मतलब यानी प्रथम, यानी प्राथमिक का मतलब प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा में द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा में तृतीयक क्षेत्र। सिंपल सा वर्ड है। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 1 में हमने क्या किया था, इसका परिभाषा अच्छे तरह से लिखा दिया था। अगर आप उसको परिभाषा लिखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है कि आपको क्या परिभाषा लिखकर समझाएं। ठीक, तो इसे ऐसे ही समझिए। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, उसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक, इसमें औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। यहाँ तक हम लोगों ने इसको क्या किया था, पढ़ लिया था। इसमें एग्जाम्पल भी पढ़ लिया था कि जैसे कि कृषि क्षेत्र का कृषि क्षेत्र जैसे खेती एग्जाम्पल हो गया, खेती, मछली पालन, पशुपालन, ठीक, इत्यादि इत्यादि। उसी प्रकार हम लोगों ने क्या किया था कि औद्योगिक क्षेत्र का एग्जाम्पल देखा था। तो इसमें क्या होगा कि व्यापार, वाणिज्य, आपका हो गया गैस उत्पादन, आपका हो गया बिजली उत्पादन, etc। इसी पर हमने सेवा क्षेत्र के एग्जाम्पल देखा था। उसमें क्या देखा था, परिवहन, बैंक, संचार, etc इत्यादि एक्सेट्रा। ठीक, तो
अब आप देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई कर चुका था। अब यहाँ से हम लोगों ने आपको एक प्रश्न दिया था कि आप बताइए कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं। यहीं पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएं। आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें क्यों, कैसे और कब, ये 3 चीज आपको प्रश्न उठाना है। प्रश्न यही करना है कि क्यों, कैसे और कब। तो हम लोगों ने यहाँ प्रश्न उठाया कि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र क्यों कहते हैं। यानी तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं, इसको सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं, जैसे जबकि इसको औद्योगिक क्षेत्र और उसको कृषि क्षेत्र। इसमें आप कृषि क्षेत्र इसलिए कह रहे हैं इसमें कृषि युक्त कार्य हो रहा है, जैसे कि खेती, मछली पालन, पशुपालन। लेकिन उसी प्रकार इसमें आप देख रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें व्यापार, जिसमें हम लोग उद्योग चलाते हैं, वाणिज्य जिसमें भी उद्योग चलाते हैं, गैस उत्पादन में खुद उद्योग है, बिजली उत्पादन में भी उद्योग है, इसलिए इसको उद्योग क्षेत्र कहते हैं। लेकिन परिवहन, बैंक, संचार को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं, ये तो प्रश्न का बात हुआ, इसको जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि सेवा क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं। तो इसका आप अपने दिमाग में सोचिए। जैसे कि मान लीजिए खेती का काम कोई हुआ, जैसे कि यहाँ से आपको गन्ना का उत्पादन कर लिए, ठीक। तो अब गन्ना को कहाँ ले जाइएगा, व्यापार में, औद्योगिक क्षेत्र में, यानी मिल में ले जाइएगा, चीनी मिल। जैसे नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आइए ऊपर देखते हैं। जैसे कि आप लोग गन्ना का उत्पादन कर लिए, तो इस गन्ना को कहाँ ले जाइएगा, चीनी मिल, ठीक। अब गन्ना को चीनी मिल ले जाइएगा। उसके बाद जब चीनी मिल में ये उत्पादन हो जाएगा, जैसे चीनी आप बना लीजिएगा, मान लीजिए यहाँ शुगर बन गया। लेकिन आप सोचिए कि गन्ना को हमने चीनी मिल तक यानी फैक्ट्री तक किस माध्यम से पहुंचाया। कोई ना कोई यहाँ परिवहन लगा होगा, कोई ना कोई गाड़ी से ले गए होंगे। तो यहाँ पर जैसे ट्रैक्टर, ट्रक, यानी अनेक प्रकार की वाहनों के हम लोग उपयोग करेंगे, तभी तो जाएगा चीनी मिल में, चीनी उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर क्या किया इसने, परिवहन ने क्या किया, सेवा प्रदान किया। यहाँ पर परिवहन ने क्या किया, परिवहन ने क्या किया, सेवा प्रदान किया, ठीक। इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो आप उसको सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें आप उसमें सेवा क्षेत्र हुए। उसी प्रकार यह गन्ना चीनी मिल तक ले जाने में क्या इसमें सेवा क्षेत्र कौन कर रहा है, तो ये ट्रैक्टर, ट्रक, यानी परिवहन ही सेवा प्रदान कर रहा है, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र कर रहे हैं। यहाँ भी क्लियर नहीं है, इसके आगे भी अब देखिए। अब जैसे कि आप जब चीनी मिल तक अपने गन्ना को पहुंचा देंगे, अब जब ईख जो है गन्ना चीनी मिल तक पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर तो ये बिक्री हो गया आपका गन्ना, और ये गन्ना बिक्री हो गया, तो उसका पेमेंट लेने के लिए फैक्ट्री क्या करता है, आपके बैंक में, ग्राहक के बैंक में क्या करेगा, या पैसा को डिपॉजिट कर देगा, यानी पैसा को भेज देगा। यहाँ पे पैसा को डिपॉजिट कर देगा, यानी पैसा को भेजेगा बैंक में। तो फिर यहाँ जो बैंक है सेवा प्रदान किया कि नहीं। अब मान लीजिए जब चीनी मिल फैक्ट्री पैसा देने के लिए फिर बुलाए आपको, और फिर आप जाकर उस लाइन में लगे, और लाइन में लगकर आप जानबे करते हैं कि कितना दिक्कत होता है। जैसे कि आप गांव में राशन उठाते होंगे तो खूब लाइन में लगा जाता होगा, और कितना दिक्कत का सामना किया जाता होगा, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक क्या कर रहा है कि लोगों को सेवा प्रदान कर रहा है, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हुई कि नहीं मेरी बात, कमेंट में जल्दी से यस कीजिए तो थोड़ा।
तो इस बात को हम लोगों ने क्लियर किया। अगर यहाँ से क्लियर नहीं है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए, हम लोग इन तीनों क्षेत्र को लिंक कर रहे हैं, यहाँ से तीनों को लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आइए देखिए, मछली, जैसे कि अपने यहाँ आप लोग क्या किए, मछली का उत्पादन कर लिए, ठीक। और मछली उत्पादन कर लिए तो मछली को मार्केट तक ले जाने में कौन सा आप कार्य कीजिएगा कि वो मार्केट तक जाएगा? तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, परिवहन, जैसे कि ट्रक, जैसे पिकअप। तो यहाँ से आप मार्केट तक जाने में, यानी मार्केट तक जाने में आपने परिवहन का उपयोग किया। अब देखिए, मछली जो है वो मार्केट तक जाने में परिवहन ने सेवा प्रदान किया। यहाँ परिवहन सेवा प्रदान कर रहा है। तो जब परिवहन सेवा प्रदान किया तो इसीलिए तो तृतीय क्षेत्र को, यानी परिवहन को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए मार्केट में आपने गए और साहूकार को, जो बड़े बड़े उत्पादक मछली होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पास स्टोर कर लेते हैं मछली, और उसके बाद वो मछली को वहाँ से ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर आता है उसको बेचते रहते हैं। तो अब बताइए, ये मार्केट तक जब गया तो यहाँ तो साहूकार ने ले लिया, साहूकार जो होता है बड़े बड़े मालिक। अब ये मालिक जो है वो आपको मछली जो होता है, लगभग में 1 लाख 2 लाख का मछली होगा, मान लीजिए 2 लाख का मछली होगा, तो ये क्या कहेगा कि हम आपको बैंक में रुपया भेज देंगे, आप घर जाइए। अब फिर यहाँ पर बैंक सेवा प्रदान किए, फिर यहाँ पर बैंक सेवा प्रदान कर रहा है। इसीलिए तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, परिवहन को, बैंक को, संचार को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब आपने इन दोनों शब्दों को क्लियर किया, कमेंट में यस लिखिए जल्दी। आपने, हम लोगों ने मिलकर परिवहन और बैंक को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं इसको जाना। अब इसी प्रकार हम लोग संचार को भी थोड़ा जान लें। अब एक शब्द बचा है तो आप भी कहिएगा कि ईश्वर को शायद नहीं आता है इसीलिए नहीं बताए हैं। अब देखिए, संचार कैसे सेवा प्रदान करता है। जैसे कि हम लोग गांव में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गांव में खेती करते हैं। अब समझिए कि यहाँ पर लगभग 15 दिन के या 10 दिन के, 15 से 10 दिन के अंदर पे यहाँ पर भारी बारिश होने वाली है। भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ गांव में जो है खेती हुआ है, तो वो लोगों ने अपने फसलों को सुखाने के लिए छत पर तथा खुले स्थान पर रखे हैं ताकि धूप से वो सूखे। अब यदि यहाँ लोगों को यह ज्ञात नहीं होगा कि 10 से 15 दिन के अंदर में हमारे यहाँ भारी बारिश होगी, अगर उसको किसान को पता नहीं रहेगा तो पूरा अनाज तो भीग जाएगा और पूरा अनाज बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, संचार। अब संचार का मतलब क्या होता है आप समझिएगा, जैसे कि टेलीविजन, रेडियो और आजकल के आधुनिक युग में मोबाइल, इन सभी चीजों से आपको ज्ञात हो जाएगा कि 10 से 15 दिन के अंदर में बहुत भारी बारिश होने वाली है। इसीलिए जैसे कि क्या होता है, न्यूज में नहीं सुनाया जाता है कि किसान सभी ध्यान देंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर में भारी बारिश होने वाली है, कृपया किसान लोग ध्यान देंगे और अपने फसल को खुले स्थान में न रखकर उसे तोप कर या ढक कर अपने घर में रखेंगे ताकि आपको हानि न हो। तो यहाँ पर किसान जैसे सुनेगा बात को, तो इसे यहाँ पर गांव में क्या होगा, जो अनाज बाहर रखा है सुखाने के लिए, ठीक, उसको इकट्ठा करेगा और घर में अंदर पैकेज में रख देगा या उसको बड़े बड़े पाल से तोप देगा जिससे वो अनाज का कोई नुकसान ना हो। तो संचार फिर से वो प्रदान किया कि नहीं। तो ले देकर ये सभी हमने अर्थव्यवस्था का संरचना को क्लियर किया।
इससे आसान आप कहीं नहीं पढ़ सकते हैं। इतना आसान आप सिर्फ टेस्ट मास्टरी पर ही ज्ञान ले सकते हैं। इसीलिए आप टेस्ट मास्टरी को ज्वाइन कीजिए और आप लोगों में दूसरों को, बच्चों को, अपने भाई बहन को, छोटे छोटे भाई बहन को जो 9th में है, 8th में है, 10th में है, 12th में है, उसको शेयर कीजिए और बोलिए कि इस चैनल से आप पढ़ाई कीजिए। और आप जानबे करते हैं कि कितना अच्छा से पढ़ाई हो रहा है, इतना बेसिक लेवल समझाया जा रहा है। अब इतना बेसिक लेवल से कोई भी अभी सोशल मीडिया पर नहीं समझाएगा, कितना भी आप ऑनलाइन क्लास कर लीजिए। ठीक, तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो हम लोगों ने अर्थव्यवस्था का संरचना को क्लियर किया और आपको लगेगा ही नहीं कि हमको याद करना है, क्योंकि सभी जितनी भी याद करने वाली योग्य बात है हम सब यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, आसान बना देंगे। तो आपको तो इतना आसान बन जाएगा कि आप जाइएगा तो एग्जाम में ऐसे ही याद पड़ेगा कि हाँ सर हमने पढ़ाया था। ठीक, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक, अब इसके आगे हम लोगों ने बढ़ा तो अब अर्थव्यवस्था का प्रकार, अब कहेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्था का प्रकार इंग्लिश हो गया आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब आप देखिए अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार होता है। अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार। एक में आपका हो गया क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था। 2 में हो गया आपका पूंजीवादी। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले पूंजीवादी लिख लेते हैं जिससे आपको समझाने में हम आसानी पड़ेगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, 2 में आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, उसी प्रकार 3 में आपका मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, अब देखिए कि हम लोगों ने अर्थव्यवस्था का प्रकार समझने का कोशिश कर रहे हैं और कोशिश क्या, इसको समझ ही लेंगे और यहाँ समझ नहीं आएगा तो कहीं समझ नहीं आएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, कान खोलकर सुन लीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब एग्जाम आपका बस 50 दिन बच गया है और आपने टारगेट लिया है कितना लाने का, 450 प्लस, यानी आप लगभग बिहार टॉप। 450 मतलब हो गया कि आप बिहार टॉप। आप बिहार टॉप का सपना ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई कर लें और टॉप कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बच्चों, टॉप करने के लिए बहुत कठिन मेहनत लगता है, बहुत कठिन परिश्रम लगता है और पढ़ाई कीजिएगा कम से कम 8 घंटा 10 घंटा। आप समय देखकर पढ़ाई मत कीजिए। आप समय देखकर जब पढ़ाई करिएगा तो आप जबरदस्ती में पढ़ाई कर रहे हैं।
आपका पढ़ाई उस समय सार्थक होगा जब आप पढ़ने बैठे और आपको पता ही नहीं लगा कि हमने पढ़ते पढ़ते लगभग में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगातार पढ़ लिया। तो ये ओरिजिनल पढ़ाई कहा जाता है। इसे आप वास्तविक पढ़ाई से करेंगे तब आप टॉप करेंगे। अब आप समय लगा लिए हैं, अलार्म लगा लिए हैं कि हमको 1 घंटा पढ़ना है, और जैसे अलार्म बजा 1 घंटा के बाद उठ के चल दिए, ये तो कोनो पढ़ाई नहीं हुआ। तो आप समय बिता रहे हैं। आपको पढ़ाई जब करना है तो आपको यह पता लगे कि समय कितना हो गया, तो उसे पढ़ाई कहेंगे। ठीक, अपने टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं क्या अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार है। आप जानिएगा क्या, अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रितवादी। बस आपको इसके नाम से ही इसका परिभाषा निकालना है। हमने आपको क्या बताया है कि परिभाषा क्या है, परिभाषा उसके नाम में ही छुपा रहता है। अगर आप उसे आसान भाषा में समझ लिए या कोई टीचर आपको आसान भाषा में समझा दिया तो आप तो परिभाषा तो ऐसे ही याद करेंगे। सिर्फ कोई पूछा कि पूंजीवादी को किसे कहते हैं, हाँ पूंजीवादी, इसका मतलब ये हुआ। आप अपने आप धड़ाक से आंसर बोलिएगा। तो जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किसे कहते हैं। सॉरी, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जैसे कि वह अर्थव्यवस्था, परिभाषा एक बार लिख देते हैं, उसको आप लोग उतार लीजिएगा और फिर बार बार कहिएगा तो नहीं आपको परिभाषा लिखाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि कॉपी और कलम को साथ में लेकर बैठना है। और इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि आप टेस्ट मास्टर ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इसका फोटो भी डाल देंगे, आप घर पर लिख सकते हैं। ठीक, तो परिभाषा एक ही बार लिखा देते हैं, बार बार कहिएगा तो नहीं लिखाएंगे। फिर अगले क्लास में आए तो कहिएगा कि सर परिभाषा तो नहीं समझा दीजिए, लिखा दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो देखिए वह अर्थव्यवस्था, हम लोग क्या समझ रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन का आधार किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है तथा इसका उपयोग वह अपने लाभ के लिए करता है, उसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये आपका सटीक परिभाषा होगा, इसको समझिएगा। देखिए हमने क्या लिखा है, वह अर्थव्यवस्था। ठीक, हमने लिखा है वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन का था। उत्पादन का मतलब क्या हुआ, जिसे किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। उत्पादन का मतलब क्या, जैसे कि आपने गन्ना को चीनी मिल तक पहुंचाया और वहां से चीनी तथा मीठा प्राप्त किए, तो यह उत्पादन। आपने क्या उत्पादन किया, चीनी तथा मीठा। उसी प्रकार उत्पादन किसे कहेंगे, तो अपने फैक्ट्री से कोई भी वस्तु का उत्पादन करना, उसे उत्पादन। ठीक, तो उत्पादन के साधन का आधार, यानी उत्पादन का आधार किसके हाथ में हो, किसी निजी व्यक्ति। निजी का मतलब हो गया किसी एक व्यक्ति, यानी एक खास व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा क्या, उत्पादन साधन का आधार, और वह अपने इसका उपयोग
यानी इसका उपयोग वह अपने लाभ के लिए करेगा, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कि किसी निजी व्यक्ति के हाथ में, यानी किसी व्यक्ति, आप मान लीजिए एक ए व्यक्ति एक कपड़ा का फैक्ट्री का मालिक है। कौन? ये व्यक्ति। ठीक। और अब यह कपड़ा का फैक्ट्री का मालिक जब ये व्यक्ति है तो इसमें कितना उत्पादन होगा, कितना उत्पादन नहीं होगा, कौन ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, कौन ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना है, ये कौन जानता है? यहाँ का मालिक कहेगा कि आपको 5 टन कपड़ा का उत्पादन करना है, तो आप 5 टन उत्पादन करेंगे। मालिक बोलेगा कि हमें एक टन कपड़ा का उत्पादन करना है, तो आप 1 टन कपड़ा का उत्पादन करेंगे। ये किस पर निर्भर है? मालिक पर, यानी ए पर निर्भर है। अब यह अपने कंपनी को घाटा में ले जाए या लाभ में ले जाए, यह किसके हाथ में है? ये व्यक्ति के हाथ में, यानी निजी व्यक्ति जो मालिक है उसके हाथ में है। यानी अपने कंपनी का घाटा हो या ना हो, यह मालिक के हाथ में है। ठीक। तो उसी प्रकार इस परिभाषा को समझिएगा कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन का आधार किसी निजी व्यक्ति, यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, तथा इसका उपयोग, यानी उत्पादन का उपयोग वो कौन करेगा? वह व्यक्ति अपने लाभ के लिए करेगा, उसे क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार आप समझिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो बस इसी चीज को इधर थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है वो हम बताते हैं। यानी वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन का आधार देश की सरकार के हाथ में होता है और इसका उपयोग लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। उसे क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे आप लगा सकते हैं समाजवादी, उसे और समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक। अब आप समझिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसको सिंपल और आसान भाषा में समझिएगा। इससे आसान भाषा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ओनली फॉर टेस्ट मास्टरी। इसीलिए तो कह रहे हैं टेस्ट मास्टरी को ज्वाइन करना है, किसी हर हाल में करना है। ठीक। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन का आधार किसके हाथ में यह रहेगा देश की सरकार। अंडरलाइन कर लीजिएगा, देश के सरकार। यानी उत्पादन के साधन का आधार देश के सरकार के हाथ में होता है, उसे क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और इसका उपयोग कब करेंगे? समाज के कल्याण के लिए। समाज के कल्याण के लिए इसका उपयोग करेंगे। कोई भी जैसे सरकारी फंड आता है तो उसका लाभ किसको मिलता है? जनता को मिलता है, लोगों को मिलता है। यानी जहां पर सिर्फ सरकारी ही काम है उसे क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ऐसे सरकारी जहां पर काम होता है वह उस देश में, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे चीन हो गया, क्यूबा हो गया, यहाँ पर सिर्फ सरकारी संस्था है। और आपका पूंजीवादी में एग्जाम्पल जैसे हो गया अमेरिका, ब्रिटेन, इत्यादि। ठीक। यानी यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट काम होगा, यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट होगा
और यहाँ पर सिर्फ सरकारी होगा। अब हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझते हैं। ठीक, देखिए आपको परिभाषा में सिर्फ कहाँ पे चेंज करना है, तो देश के सरकार और फिर आपका हो गया यहाँ निजी, जो यहाँ अंडरलाइन किए हैं वहीं पे चेंज कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, परिभाषा बना लीजिएगा। ये सब भाषा एक ही है, एक भाषा को याद कीजिएगा, आप सब में उसी प्रकार लगाइएगा और यहीं पर चेंज कीजिए। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में कैसे बनाते हैं, जैसे वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन का आधार देश के सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों के हाथ में होता है, उसे मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो गया ओनली फॉर भारत। देखिए यहाँ पर हमने कहाँ पर चेंज किया, यहाँ देश के सरकार तथा निजी व्यक्ति, यानी आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिश्रण कर दीजिएगा तो आप क्या मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था समझिएगा। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था मिश्रण हो जाएगा तो वो हो जाएगा कि आपका मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। यह कह रहा है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन का आधार देश के सरकार, यानी उसमें सरकार भी काम करे और वहाँ की निजी फैक्ट्री भी काम करे, यानी दोनों मिलकर काम करें, तो उसे क्या कहेंगे आप, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ऐसा में जैसे भारत है, भारत में पूरा पूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन नहीं है और पूर्ण रूप से सरकारी भी नहीं है। जैसे रेलवे ही है तो क्या होता है कि कुछ प्राइवेट है और कुछ सरकारी है। आपको कुछ कॉलेज हैं जो कि कुछ सरकारी हैं कुछ प्राइवेट हैं। कोई कोई कॉलेज ऐसा होता है कि अर्ध सरकारी और अर्ध प्राइवेट होता है, यानी वहाँ के सरकार तथा वहाँ के निजी लोग, जो निजी कंपनी है, वहाँ लोग और सरकार दोनों मिलकर एक दूसरे से मिलकर और देश को चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। इसी इसमें क्या सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश है जो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। समाजवादी में क्या है, चीन और क्यूबा। पूंजीवादी में क्या है, अमेरिका और ब्रिटेन इत्यादि। लेकिन मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ भारत ही है जो कि मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और इसका अगर आपको मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का एक सिंपल परिभाषा बनाना है तो आप यह भी लिख सकते हैं कि पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण ही क्या कहलाएगा, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। आपको एक परिभाषा ये हो गया, दूसरा का ये भी हो गया। एक यहाँ में देकर ये भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने समझा कि क्या अर्थव्यवस्था का प्रकार, एक बार फिर समझ लीजिए और इसे मिटाएंगे। अर्थव्यवस्था का प्रकार, अर्थव्यवस्था को हमने बताया 3 भागों में बांटा गया, 3 प्रकार होता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी। पूंजीवादी में हमने कहा कि जिसमें उत्पादन के साधन का आधार किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। आपको शब्द यही याद करना है, उत्पादन के साधन का आधार निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, उसे पूंजीवादी। और फिर उत्पादन के साधन का आधार
देश के सरकार के हाथ में होता है उसे समाजवादी, तथा उत्पादन के साधन का आधार देश के सरकार और निजी व्यक्ति के हाथ में होता है उसे मिश्रितवादी। शब्द आपको क्या है, डिनोट कीजिए शब्द को। मेन शब्द क्या है आपका, उत्पादन के साधन का आधार, और उसमें आपको चेंज करना है क्या, निजी व्यक्ति के हाथ में हो, सरकार के हाथ में हो, सरकार के हाथ में हो तथा निजी व्यक्ति के हाथ में। क्लियर हुआ बात? क्लियर हुआ? कमेंट में जल्दी से लिखिए। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, तो एक शब्द पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स तीनों में उपयोग किया गया है। देखिए कि जैसे कि एक शब्द ऐसा है जो कि तीनों विषयों में इसका उपयोग किया गया है, वह शब्द है उपनिवेश। आप पहले भी सुने होंगे कि उपनिवेश किसे कहते हैं या उपनिवेश क्या है। तो आज इसको समझ लीजिए तथा इसका परिभाषा याद कर लीजिए। ये VVI है क्वेश्चन, जितना ही बता रहे हैं टॉपिक ये सब VVI का अंतर्गत आता है। ये सब पूछा है, किसी न किसी साल में पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिएगा। देखिए अब उपनिवेश किसे कहते हैं। इंग्लिश हो गया कॉलोनी। उपनिवेश समझने के लिए आपको दो शब्द समझना है। क्या? एक शब्द शासक, एक शब्द शासक तथा दूसरा शब्द शासित। ये शब्द को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन दो शब्दों को नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप उपनिवेश को नहीं समझ पाइएगा। आप अपने क्लास में पढ़े होंगे, सर पढ़ाए होंगे, खूब पढ़ाए होंगे, लेकिन समझ नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि आपने इन दो शब्दों को नहीं समझा, इसलिए ये उपनिवेश समझ नहीं आया। अब हम इसको समझा देते हैं, समझिएगा। शासक का मतलब होता है राजा, ठीक, और शासित का मतलब होता है गुलाम। ये दोनों शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा ताकि आप जब उपनिवेश समझिएगा ना तो उसमें बहुत हेल्प आएगा। परिभाषा क्या कहता है इसका कि जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई देश, यहाँ पे निकाला जाएगा, जब कोई देश किसी बड़े देश के शासन के अंतर्गत आ जाता है तथा उस शासित देश का निर्देशक, शासित देश का निर्देशक तथा नियंत्रण शासक देश का होता है। शासक देश का होता है। तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहते हैं। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। देखिए शब्द क्या कह रहा है कि जब कोई देश, यानी कोई ऐसा देश होगा, मान लीजिए कि कोई देश ए है तथा कोई देश बी है। इन दोनों के एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, साथ में पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं। जब कोई देश
यानी जब कोई देश, यानी ये किसी बड़े देश के शासन के अंतर्गत आता है, यानी किसी बड़े देश, यानी मान लीजिए बी है वो बड़ा देश, यह हो गया आपका बड़ा देश, बड़ा देश के शासन के अंतर्गत आता है, यानी शासन के अंतर्गत। ठीक, तीर मार दिए इधर, ए गुलाम है और बी राजा है। यानी जब कोई देश किसी बड़े देश के शासन के अंतर्गत आता है, ठीक, तथा उस शासित देश का, यानी इस शासित देश का यह गुलाम हुआ, देखिए यह गुलाम देश हुआ और ये राजा देश हुआ, यह गुलाम देश और ये राजा देश। तो जब कोई देश किसी बड़े देश के अंतर्गत आ जाता है तथा उस शासित देश का, यानी शासित देश का निर्देशन एवं नियंत्रण, निर्देशन एवं नियंत्रण किसका, राजा यानी शासक देश का होता है, तो ऐसे में शासित देश को, यानी ए को बी का उपनिवेश कहेंगे, यानी शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहेंगे। बात समझे? जैसे कि भारत पर 200 वर्षों तक अंग्रेजों का उपनिवेश था, भारत पर 200 वर्षों तक अंग्रेजों का, यानी ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। तो मान लीजिए आपका एक और एग्जाम्पल समझाए तो समझिएगा। जैसे कि हम भारत का नक्शा बनाएंगे, ये भारत का हो गया नक्शा, और आप एक ब्रिटिश नक्शे को समझिएगा। जैसे भारत हो गया और ये ब्रिटिश यानी ब्रिटेन हो गया। ठीक, तो यह भारत पर क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक। यानी 200 वर्षों तक जब शासन कर रहा था तो भारत का नियंत्रण, यानी दिशा निर्देश, निर्देशन तथा नियंत्रण, यानी जैसे मान लीजिए कि आप अपने सहपाठी के होंगे, जैसे कि उस सहपाठी के एक नाम ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए नवीन कुमार हो गया, जैसे नवीन कुमार हो गया, और एक सहपाठी का नाम लेते हैं जैसे कि श्याम कुमार हो गया। ठीक, अब जब श्याम कुमार नवीन कुमार पर अपना हक चलाने लगे, जैसे गाँव में नहीं होता है, कभी कभी होता है कि पत्नी अपने पति पर लगता है कि हक चलाने। अब कहेगी पत्नियां कि कहाँ जा रहे हैं, तो पति कहेगा खेत में जा रहे हैं, टहल कर है, खेत में जाइएगा, खेत में नहीं जाना है, मार्केट जाइए। अब बेचारा क्या करे, वो गुलाम बन गया है। तो गाना सुनबे किए होंगे, यहाँ पर नहीं सुना सकते हैं क्योंकि क्या कहते हैं, कॉपीराइट का डर रहता है। तो जैसे कि क्या हुआ कि जैसे पत्नी पति पर हक जमा, यानी पति गुलाम हो गया और पत्नी राजा हो गई। उसी पर का यहाँ पे नवीन क्या हुआ, गुलाम हो गया, और श्याम क्या हुआ, राजा हो गया। अब नवीन पर दिशा निर्देश श्याम का होगा। नवीन का मन कर रहा है कि हम, जैसे मान लीजिए बच्चा, नवीन बच्चा 10th पास कर लिया है, अब इसका मन कर रहा है कि क्लास 12 में जाकर साइंस ले ले, यानी आईएससी कर ले। श्याम कहेगा हाँ आईएससी करेगा, आईएससी नहीं करना है, आर्ट्स से लो, यानी आईए करो। अब ये क्या करेगा, जैसे कि ये तो अपने गुलाम है, कुछ बोलेगा ये 2-4 लात गिरा देगा। तो इसका मान लीजिए इसका क्या होगा, दिशा निर्देश, यानी आपको इसी दिशा में जाना है, आपको यहाँ से बाएं मुड़ना है, यहाँ से दाएं मुड़ना है, और किसका काम होगा, श्याम कुमार का होगा। तो ऐसे गुलाम देश को, यानी राजा देश को, यानी गुलाम देश को राजा देश का उपनिवेश कहेंगे। जैसे कि भारत जो था, भारत में कौन सी वस्तु की उत्पादन होगी, कौन सी वस्तु की उत्पादन नहीं होगी, ये कौन जानता है, ब्रिटेन के अधिकारी, यानी रानी विक्टोरिया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों जानते हैं कि भारत में कौन सा उत्पादन होगा,
उस समय पर लोग, भारत के लोग समझते थे कि हम लोग खेती करें, अनाज की खेती, धान गेहूँ ये सब की खेती। लेकिन ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी कि नहीं, आपको अनाज की खेती नहीं करना है, आपको नील की खेती करना है। चंपारण सत्याग्रह सुने ही होंगे, अपने ही बिहार के क्षेत्र से, मोतिहारी जिले से निकला था चंपारण सत्याग्रह। उसी में गांधी जी ने फेमस होता, हम पढ़ेंगे जब हिस्ट्री तो उसमें बहुत चर्चा करेंगे। तो समझिए वहाँ पे नील की खेती पर जोर दिया जा रहा है, यानी आपको इसी दिशा में जाना है। तो इसका दिशा निर्देश ब्रिटेन का हो गया। तो ऐसे गुलाम देश को राजा देश का उपनिवेश कहेंगे। परिभाषा को समझिए, एक बार इसको ध्यान में रखिएगा इस शब्दार्थ को। शासक का मतलब राजा और शासित का मतलब गुलाम होता है। और उसी शब्द से हमने इस परिभाषा को समझा। जैसे कि जब कोई देश किसी बड़े देश के शासन के अंतर्गत आ जाता है तथा उस शासित देश का, यानी उस गुलाम देश का, यहाँ पर पोस्ट में गुलाम लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, या शासित को हटाकर गुलाम लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर शासक को हटाकर राजा लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक। तो ऐसे गुलाम देश का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का यानी राजा देश का होता है। तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहते हैं, ठीक। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस क्लास में जुड़ने का आपको फायदा तो बहुत मिल रहा होगा। अब कोशिश आपको ये रहे कि अपने सहपाठियों को भी इसका फायदा उठाने का मौका दीजिए, कि आप उनको शेयर कीजिए और मुझे इस सोशल मीडिया को वायरल कराइए। तो अब इसके आगे हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था का विकास। अब हम लोग अच्छे टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था का विकास, जो कि आपके अब चैप्टर का नाम ही है अर्थव्यवस्था का विकास तथा इसके इतिहास। तो आप अब जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ। तो हम इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक आर्थिक विकास तथा दूसरा मौद्रिक विकास। आप एक आर्थिक विकास पढ़ेंगे तथा एक मौद्रिक विकास पढ़ेंगे, यानी अर्थव्यवस्था का विकास को दो वर्गों में बांट के पढ़ेंगे। जब एक तो मुद्रा का जब विकास हो जा रहा है, यानी जब से पैसा रुपया का चालन हो जाता है, तब से हम मौद्रिक विकास की ओर बढ़ेंगे। तथा जब ये विकास नहीं था, यानी जब आर्थिक यानी जब मुद्रा यानी पैसे का विकास नहीं था, तो उस समय कौन सी प्रचलन से लोग वस्तु का आदान प्रदान करते थे, इसको जानेंगे। तो देखिए, आर्थिक विकास क्या कहता है। आर्थिक विकास का परिभाषा है कि यह एक इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। यह एक ऐसा विकास है, जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में विकास होता है, ठीक।
देखिए, हमने अर्थव्यवस्था को, विकास को दो वर्गों में बांट कर पढ़ने का कोशिश किया जिससे हमको आसान बुझाए, आपको यह आसान ही लगे। तो मौद्रिक विकास को अभी यहाँ पर साइलेंट करिएगा, यहाँ पर लिख दिए साइलेंट, यानी मौद्रिक विकास को आगे पढ़ेंगे। अभी आर्थिक विकास में, जो ये आर्थिक विकास है, इसके बारे में क्या होता है, बेसिक से हायर लेवल तक इसका चर्चा कर लें। जब इसका चर्चा खत्म हो जाएगा तो मौद्रिक विकास का चर्चा चालू करेंगे। तो देखिए, कहता है क्या कि यह एक ऐसा विकास है जिसके द्वारा दीर्घकाल में, या दीर्घकाल का मतलब हो गया कि बहुत समय के बाद, बहुत समय के बाद, इसका शब्दार्थ लिखिएगा। शब्दार्थ आपको मालूम रहेगा, अपने भाषा में लिख सकते हैं। शब्दार्थ मालूम नहीं रहेगा, नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो जिसके द्वारा दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में, अब आपको क्या समझने की कोशिश है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा आगे टॉपिक पर समझेंगे, ठीक। अभी इसको साइलेंट करके चलिएगा, कि इसको अंडरलाइनिंग करके चलिएगा। अभी राष्ट्रीय आय नहीं समझाएंगे, नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे इसको राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। तो इसको समझिए कि यह एक ऐसा विकास है जिसे कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में, यानी दीर्घकाल के बाद, बहुत समय के बाद वास्तविक राष्ट्रीय आय में विकास होता है। जैसे मान लीजिए कि 5 साल यानी 5 वर्षों से भारत की राष्ट्रीय आय मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया होगा। ऐसे में होगा नहीं, इसको हम मान रहे हैं, क्योंकि अभी 2023 का भारत का राष्ट्रीय आय कितना है, 47 लाख करोड़, ठीक। तो इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं मांगे, छोटे अमाउंट में मानकर चलेंगे कि 5 वर्षों से भारत की राष्ट्रीय आय कितना है, 1 करोड़, 5 वर्षों से। लेकिन 5 वर्षों के बाद 6 वर्ष में जब गए तो यह वास्तविक राष्ट्रीय आय विकास कर 1.5 करोड़ हो गई, ठीक। और फिर इसी तरह इसके 20 साल बाद तक, यानी 20 वर्षों तक 1.5 करोड़ पर रह गई। और फिर 20 वर्षों के बाद, यानी 20 वर्षों के बाद जब हमने राष्ट्रीय आय निकाला तो यह 1.5 करोड़ से 10 करोड़ हो गई। तो देखिए, ये जो समय का अंतराल है, बहुत समय का अंतराल है, यानी छोटा समय नहीं है, बहुत समय है। यानी यहाँ पर कोई एक दिन, एक माह, एक साल नहीं है, यहाँ पर 5 वर्षों का अंतराल है, ठीक। फिर यहाँ पर हमने 20 वर्षों का अंतराल निकाला, तो यानी बहुत समय के बाद वास्तविक राष्ट्रीय आय में विकास हो रही है। उसे क्या कहेंगे हम लोग कि आर्थिक विकास हो रही है। अगर ये 1 महीना के अंदर में विकास होगा तो उसे आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। आर्थिक विकास का मतलब हुआ कि स्टेबल एक विकास, यानी एक राष्ट्रीय आय पर स्टेबल हो जाए। यानी मान लीजिए 10 करोड़ जब राष्ट्रीय आय हो गया तो इसी पर आप कम से कम 50 वर्षों तक यह 10 ही करोड़ रह गया, और फिर 50 वर्षों के बाद यह 12 करोड़ हो जा रहा है, तो इसे कहेंगे आर्थिक विकास, ठीक। आप इस परिभाषा समझे, यानी आर्थिक विकास यह एक ऐसा विकास है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में विकास होती है, ठीक। इसका शॉर्ट स्क्रीन करेंगे, नोट करेंगे। अब एक प्रोफेसर हैं, इधर हम मिटा देते हैं। एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने आर्थिक विकास का परिभाषा बताया। उनका नाम है प्रोफेसर रोस्टो। यानी प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास की परिभाषा, प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास की परिभाषा
अब देखिए प्रोफेसर, हमने बताया था आपको, जब प्रोफेसर पूछे तो उनके शब्दों में चेंज नहीं करना है, सिर्फ अपने शब्दों में चेंज करना है। एग्जाम में क्या लिखता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे, लेकिन कहाँ पर उत्तर देंगे, इसमें कंडीशन है कि जहाँ पर प्रोफेसर है वहाँ पर अपने शब्दों में उत्तर नहीं देना है, प्रोफेसर के ही शब्दों में उत्तर देना है। जहाँ पर प्रोफेसर नहीं पूछेगा वहाँ पर अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक। बहुत कोई होता है कि समझता है कि अपने शब्दों में उत्तर देता गाली लिख दे, लेकिन गाली नहीं लिखना है। ठीक। क्योंकि गाली लिखिएगा तो आप उस पर प्रावधान हो सकता है, जेल भी जा सकते हैं। तो प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार क्या करना है, आपको आर्थिक विकास की परिभाषा बताना है। ये बताते हैं कि आर्थिक विकास एक ओर आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि, आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। आर्थिक विकास का परिभाषा कौन बता रहा है, प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार। इन्होंने बताया कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि, यानी श्रम शक्ति का मतलब हो गया कि आपकी आय में वृद्धि। यहाँ पर श्रम शक्ति का अर्थ लिखिएगा क्या, आय। ठीक। यानी आर्थिक विकास एक और आय में वृद्धि। जब आय लिखिएगा तो ऐसा हो जाएगा परिभाषा। अब आय नहीं लिखिएगा तो कैसा होगा कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, ठीक, तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि का दर का संबंध है। इसको सिर्फ इन्हीं के भाषा में याद कर लेना है, प्रोफेसर रोस्टो की भाषा में, अपने शब्दों में उत्तर नहीं देना है। ध्यान में रखने योग्य बात है। ये बोल रहे हैं कि आर्थिक विकास एक और आय में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि की दर का संबंध है। जैसे कि आपके घर का आय होता है, मान लीजिए कि एक माह का आय होता है 20,000, एक माह का आय होता है 20,000। यदि उसमें 5-4 सदस्य होंगे तो ये इसका प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा, आप प्रति व्यक्ति आय पढ़ाएंगे आगे। सिर्फ इनका परिभाषा समझाने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला का उपयोग कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आय में वृद्धि तथा जनसंख्या में वृद्धि। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या समझे कि आपका घर का आय समझ लीजिए 20,000 रुपया है और आपकी घर की जनसंख्या घर में सदस्य की जनसंख्या 4 लोगों की है, तो इसमें प्रति व्यक्ति आय कितना निकलेगा, 5,000। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5,000 निकलेगा। लेकिन उसी कुछ समय के बाद यहाँ पर आपकी आय 20,000 रुपये रह रही है और उसमें आपके घर के सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। यानी मान लीजिए आप 4 से 5 सदस्य हो गए और आपका आय 20,000 ही है, तो जब आप प्रति व्यक्ति आय निकालिएगा तो ये कितना है, 4,000 हो जाएगा। तो यह 5,000 से प्रति व्यक्ति आय से, यानी एक व्यक्ति का इनकम 5,000, अब यहाँ पे एक व्यक्ति का इनकम 4,000 हो गया। तो यहाँ पर जब आप देखिएगा तो आपका आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। आर्थिक विकास कब होगा, जब प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार समझिएगा कि यह बोल रहे हैं कि अपने श्रम, जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो अपने श्रम शक्ति यानी अपने आय को बढ़ाना है, तभी जाकर आपका आर्थिक विकास होगा। यदि जनसंख्या बढ़ रहा है और आपका आय घट रहा है या आय स्टेबल है तो आप समझ रहे कि आपका आर्थिक विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रोफेसर रोस्टो कहते हैं कि आपकी आय बढ़ेगी
आपकी जनसंख्या भी बढ़ेगी तो यह आर्थिक विकास कहलाएगा। लेकिन जब आपकी आय स्टेबल रहेगी, आय आपकी घटेगी और जनसंख्या बढ़ेगी तो ये आपका आर्थिक विकास नहीं है। इसे समझे। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या इसको नोट नोट कर लीजिए। शॉर्ट स्क्रीन लेना है, थोड़ा इसको ऐसे हम लकीर खींच देते हैं, इसको एग्जाम्पल में रखिएगा, समझने के लिए ये है, समझने योग्य बात है। ठीक, इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। ठीक, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि शब्द में क्या अंतर है। आपको देखने में तो लग रहा होगा आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों शब्द तो एक ही है, लग रहा है मास्टर पगला गए। लेकिन पगलाएं हम नहीं, पगलाएं आप हैं, क्योंकि आप ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में शब्दों का अंतर हो जाता है बच्चों। ठीक, तो इसको हम लोग जब पढ़ेंगे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। दोनों शब्द आपको देखने में समान लग रहा है, लेकिन समान नहीं है, इसमें भी अंतर है। अब क्या अंतर है इसको जानेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए हम आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देते हैं, इसको आप लोग बनाकर तैयार रखिएगा। अगले वीडियो में इसका सोल्व करेंगे। देखिए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या आप लोग जल्दी से नोट कीजिएगा। देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ये दे रहे हैं। देखिए एक में प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं। अब आपका ऑप्शन हो गया ए में सेवा क्षेत्र, बी में हो गया कृषि क्षेत्र, सी में हो गया औद्योगिक क्षेत्र तथा डी में हो गया इनमें से सभी। नंबर 2 में क्वेश्चन लिखिएगा। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन यही लिख लीजिएगा, जो ये सभी ऑप्शन लिखे हैं अभी तक, उसको भी इसी में ये लिख लीजिएगा। ऑप्शन 3 में आते हैं। देखिए तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसमें भी ऑप्शन यही लिखिएगा। ठीक, इसमें भी ऑप्शन यही लिखिएगा और 2 में भी ऑप्शन यही लिखिएगा, 1 में भी ऑप्शन यही रहेगा। ठीक, 4 में लिखिए। 4 में लिखिएगा क्वेश्चन आप क्या आप लिखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन का आधार किसके हाथ में होता है। ए में ऑप्शन लिखिएगा निजी व्यक्ति, बी में ऑप्शन लिखिएगा सरकार, सी में ऑप्शन लिखिएगा ए तथा बी दोनों,
और डी में ऑप्शन लिखिएगा इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर में क्वेश्चन लिखिएगा आप क्या, 5 नंबर में लिखिएगा क्वेश्चन 5 नंबर में आप लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, किसका कथन है। इनमें अर्थलेविस, बी में ब्राउन, सी में रुस्टो तथा डी में नॉन ऑफ बीच, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका हिंदी हो गया इनमें से कोई नहीं। इस 5 क्वेश्चन को, ये आपका हो गया क्वेश्चन, VVI ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक, इस 5 क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और अगले क्लास में इसको बताइएगा और सोल्व करेंगे अगले क्लास में इसका आंसर क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तथा इस वीडियो को लाइक कीजिए, बच्चों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।